नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। तो मानव तस्करी क्या होता है, ये न्यूज़ में क्या था, इंडिया में क्या क्या स्टेटस है अभी, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इन रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर इसके इम्पैक्ट कैसे होते हैं, कॉजेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं, पॉजिटिव्स क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें समझना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी होता क्या है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि किसी भी इलीगली हम लोग किसी भी ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, वो चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी हम लोग अगर इलीगली हम लोग उसके मन के मर्जी ऑपोजिट हम लोग इनवॉलेंट्री हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी को मेनली मानव तस्करी कहा जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली रिफर्स टू द इलीगल ट्रेड एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल। ठीक है, और किस लिए किया जाता है, पर्पस क्या है, तो मेनली फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और इनवॉलेंट्री सर्विट्यूड। ठीक है, इनवॉलेंट्री ऐसा काम करवाना जो जिसको मर्जी नहीं है फिर भी उसके ऑपोजिट करवाया जा रहा है। ठीक है, फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशंस बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स्ड लेबर, बेगर, ये सब भीख मंगवाया जाता है। ये क्या है, ये मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। कोई रिक्रूटमेंट बॉडीज जैसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से इसमें भी होता है। और ये भी बहुत हद तक एक कमिटेड क्राइम है बेसिकली। ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें रिक्रूटमेंट होती है, कौन रिक्रूट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में कौन रोल प्ले करेगा, ट्रांसफर, हार्बरिंग कहाँ पे, मेनली जो ह्यूमन विक्टिम्स है उसको कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, फिर उनको थ्रेट दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, फिर बहुत सारे अलग अलग काम करवाया जाता है ऐसे। ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो बेसिकली इसी को ही हम लोग ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे मूवीज ऐसे बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत बताया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग न्यूज़ में क्यों था ये जान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए था, तो आपको पता होगा कि इंटरपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल या फिर उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन मकसद ही यही है कि जितने भी सारे वर्ल्ड के पुलिस फोर्सेस हो वो मिलकर काम करेंगे और कंट्रीज को, एक अर्थ को जो है वो एक सेफर बना सके। ठीक है, ह्यूमंस के लिए मेनली सेफर बना सके, मेन मकसद यही होता है। तो इंटरपोल में 196 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर्स है, मेंबर है इंटरपोल का। और इंडिया ने 1949 में ही ज्वाइन किया था। ठीक है, और इसका मेन मकसद यही होता है कि इट अलाउज देम टू एक्सेस इंटरपोल्स डेटाबेस एंड सर्विसेज इन रियल टाइम। ठीक है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसको डेटाबेस बहुत आसानी से मिल जाएगा, और इसमें सिक्योर रहता है, एक सिक्योर रूट के थ्रू में सारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। और अगर कोई ऐसा विक्टिम है, मेनली जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं मेनली क्रॉस कंट्री टाइप में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, एक दूसरे कंट्री के बीच में ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग स्टेट के अंदर भी हो सकता है, बिटवीन द स्टेट भी हो सकता है, और साथ ही साथ में कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब कंट्रीज वाला मामला आ जाता है तब इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स सुने होंगे, देखे होंगे कि जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स को ऐसा लालच दिया जाता है कि आपको गल्फ कंट्रीज में जाकर आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो उनको अच्छे लालच, पैसे के लालच में वो वहाँ पर चले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाया जाता है, उनके इनवॉलेंट्री काम करवाया जाता है ना। तो वो बेसिकली क्या है, वो उसमें वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है, लेकिन उसमें हमारा जो स्टेट पुलिस है वो उसमें काम नहीं आता है सही से। इसीलिए उसमें इंटरपोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ जाती है। इसीलिए इसे रोकने के लिए मेनली एक ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स का।
और ये इंटरपोल द्वारा किया गया है, जिसमें मेनली फोकस था एक्सपैंडिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रॉड स्कीम्स। ठीक है, मेनली साइबर क्राइम्स रिलेटेड इश्यूज पे ज्यादा मेन फोकस था ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 का। जैसे कि फ्रॉड स्कीम, जैसे कि फेक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन, डॉजी कॉइन्स, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेक होता है। फिर फ्रॉडलेंट वर्क फ्रॉम होम ऑफर्स, है ना, आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स देखोगे कि आप घर बैठे हर घंटे 10,000 15,000 कमा सकते हैं, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, वो करना है। तो ये सब क्या है, फर्जी होते हैं। ठीक है, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स, ये सब क्या है, ये सब साइबर क्राइम्स में आते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा कुछ 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होने लग गए हैं। ठीक है, तो इंटरपोल जो मेन ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2, ये इसी पे ही मेनली फोकस किया जा रहा था, ये इसीलिए न्यूज़ में था। ठीक है, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कौन से कंट्री में है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि मेजर हाईलाइट्स क्या है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 के। तो सबसे पहला अरेस्ट एंड चार्जेस। ठीक है, द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द एप्रीहेंशन ऑफ 281 इंडिविजुअल्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज ऑन चार्जेस ऑफ स्पैनिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पासपोर्ट फॉर्जरी, करप्शन, टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो लगभग 281 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है अलग अलग कंट्री से। और किन क्राइम्स में, तो मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही है, साथ ही साथ में जो साइबर क्राइम्स है, पासपोर्ट फॉर्जरी, करप्शन, टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड्स, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है फिशिंग कॉल्स वगैरह, एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली बहुत टाइम से ही चले आ रहा है। ठीक है, तो 281 को अलग अलग कंट्री से अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ बहुत सारे को रेस्क्यू भी किया गया। तो 149 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स वर रेस्क्यूड ओवर 360 इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 360 इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी भी, जिसमें से 149 में उनको रिजल्ट मिल चुका और वो विक्टिम्स को रेस्क्यू भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर इंडिया में एक बहुत पहला जो केस था इससे इंटरपोल से रिलेटेड, इस ऑपरेशन से रिलेटेड, वो है तेलंगाना केस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरपोल, द तेलंगाना पुलिस रजिस्टर्ड वन ऑफ द फर्स्ट केसेस इन इंडिया ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ फोर्सिंग अ विक्टिम टू कमिट साइबर फ्रॉड। ठीक है, तो बेसिकली एक अकाउंटेंट था, तेलंगाना से बिलोंग करता था, और उसे पैसे के लालच में साउथ एशियन कंट्रीज, मैंने वो कंट्री का नाम हाइड कर दिया है। ठीक है, तो was lured to a South Asian countries and forced into participating in online fraudulent schemes under inhuman condition। ठीक है, तो उसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था, उसके पासपोर्ट रख लिए गए थे, और वो जबरदस्ती जो मेनली जो ऑनलाइन गेमिंग होती है या इस टाइप का जो फिशिंग कॉल्स होती है उस टाइप को करने उसको जबरदस्ती किया जा रहा था। ठीक है, और इसे छुड़ाया कैसे गया, तो जब तक रैंसम नहीं दिया गया था, पैसा नहीं दिया गया था, इसे जो पर्सन है उसे छुड़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो उसको पैसा देकर छुड़ाया गया था। तो ये पहला केस था इंडिया से। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे केसेस थे। ठीक है, अब स्टेटस जान लेते कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्टेटस क्या है इंडिया में। तो स्टेटस इन इंडिया हम लोग कैसे पता चलेगा, तो एज सच कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं आता ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेसिफिकली, बट जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है हर साल आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पार्ट होता है जिसमें कहा गया है कि इंडिया आइडेंटिफाइड 6,500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स इन 2022। ठीक है, 6,500 करीब विक्टिम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हुए हैं, विथ 60% ऑफ देम आर विमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, और मेजोरिटी जो है 60% या उससे भी ज्यादा जो है मेनली फीमेल्स और जो यंग गर्ल्स होती है वो टारगेट होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंडिया में। ठीक है, तो ये स्टेटस है इंडिया में, और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये केसेस जो है अगेंस्ट विमेन ये बढ़ते जा रहे हैं, यंग गर्ल्स के प्रति बढ़ते जा रहे हैं, और साइबर क्राइम्स, साइबर फ्रॉड रिलेटेड और भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस है रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है फंडामेंटल राइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन दिया गया आर्टिकल 23 में। ठीक है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर, जैसे फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, जिसको कहा जाता है जबरदस्ती किसी से भीख मंगवाना या काम करवाना और पैसा ना देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करती है। फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 आईटीपीए
1956 ये हमारा प्राइमरी लॉ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, आईटीपीए एक्ट ऑफ 1956 हमारा प्राइमरी लॉ है जो प्रिवेंट करता है ट्रैफिकिंग स्पेसिफिकली फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड ये मैटर है, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें फीमेल्स को ही ऐसा, यंग गर्ल्स और फीमेल्स को भी मेनली इसमें ट्रैफिक किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड जो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो एक्ट ये हर बार कोई ना कोई एग्जाम पूछा जाता है। पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 enacted on the 14 November 2012. This act is dedicated to shielding children from sexual abuse and exploitation, ठीक है। तो जो भी 18 साल से कम है बच्चे, इसमें बोथ बॉयज एंड फीमेल्स दोनों, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए ये रूल है। तो पॉक्सो एक्ट जो है मेनली छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है। फ्रॉम प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशन है। फिर बहुत सारे अदर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी है, और फिर हर स्टेट का अलग अलग लॉज होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ठीक है। वेरियस अदर लॉ टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ women एंड चिल्ड्रन सच एज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, फिर बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स 1994, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको ट्रैफिक करके फिर उनके पार्ट्स ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, कॉर्निया वगैरह ये भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। एंड 49 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी के धारा जैसे सेक्शन 372 एंड 373, ये सब मेनली किस लिए है, तो द एड्रेस द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आईपीसी की ये सारे धारा लगती है अगर कोई भी इसमें ऐसा पाया जाता है। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोविजंस है, ठीक है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस देख लेते हैं, इंटरनेशनली क्या क्या है। तो सबसे पहला है यूनाइटेड कन्वेंशन का यूएनसीटीओसी। इंडिया रैटिफाइड द यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, मानव तस्करी, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस इन्वॉल्व है। इसमें पॉलिटिशियंस, इसमें पुलिस ऑफिसर्स और बहुत सारे कॉमन ह्यूमन बीइंग, फीमेल्स, मेल्स, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन, बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ऐसे न्यूज में बहुत बार आते रहते हैं, कोई ना कोई बड़े सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो which include a protocol specifically addressing the prevention, suppression and punishment of trafficking in person, particularly women and child के लिए ही है। तो यूएन सीटीओसी मेनली women and children के लिए ही है, ठीक है। फिर सार्क कन्वेंशन ऑन ट्रैफिकिंग, ठीक है। सार्क साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन जो है उस पे भी ये है, ठीक है। तो इंडिया हैज रैटिफाइड सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये मेनली जितने भी रिलेटेड क्राइम्स है फॉर यंग गर्ल्स, विमेन और थोड़े बहुत चिल्ड्रंस के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन सार्क कन्वेंशन ऑन ट्रैफिकिंग ये, इसका कोई फायदा ऐसा सच नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जब से इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन खराब हुआ है, तब से सार्क जो है, सार्क मीटिंग वगैरह कभी होती नहीं है, न्यूज में भी नहीं आता। तो ये इसका बहुत ज्यादा इसका यूज अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर एक और कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन। इट वाज अडॉप्टेड इन 1979 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको अंगा कहा जाता है, और इंडिया ने 1993 में इसको रेटिफाई भी कर दिया था, ठीक है। तो ये सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आपके मेंस राइटिंग में साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी ये हेल्प करेंगे। फिर आते हैं मेजर कॉजेस क्या है और इम्पैक्ट क्या होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो सबसे पहला जो कॉज है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होता है, तो सबसे पहला कॉज है हमारा पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। सबसे पहला है गरीबी, ठीक है। फिर इनकम डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अमीर अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो जो इनकम गैप है बिटवीन द पुअर्स एंड रिच वो और वाइड होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है मेनली। तो सबसे पहला है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। सेकंड इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो अगर पॉवर्टी रहेगी तो ऑब्वियसली वो, पॉवर्टी रहेगी तो
ना खाना अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही एजुकेशन, और ना ही उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो एजुकेशन नहीं होता है, अवेयरनेस, इन सब के कारण ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो आसानी से इनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन के बहाने इनको ट्रैफिक कर देते हैं। ठीक है, कि हम आपको फ्री में एजुकेशन दे देंगे वगैरह, ऐसे करते हैं और उनको ट्रैफिक करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है सेकंड। ठीक है, और अवेयरनेस नहीं है, मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इसमें अभी तक उस तरह से अवेयरनेस नहीं आ रही है। स्पेशली ये विलेज एरियाज में जहाँ पर उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वहाँ पर, या जो बहुत पिछड़ा इलाका रहता है, ट्राइबल्स एरिया, वहाँ पर के जो फीमेल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा विक्टिम होती है। तो ये सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न इज़ कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न है, और ये मेनली जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, या जो माइग्रेंट्स का इश्यूज है, ठीक है, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से माइग्रेट करके बांग्लादेश आ गए, वहाँ वहाँ से उनको क्या किया जाता है, उनको जो भी यंग गर्ल्स होंगी, फीमेल्स होंगी, उनको गल्फ कंट्रीज में बेच दिया जाता है। ठीक है, फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज हो, या फिर उनको एज अ स्लेव्स भी ट्रीट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, है ना। तो ये क्या किस लिए होता है, ड्यू टू द इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटी के कारण भी, एनवायरमेंटल भी रीजंस हो सकते हैं। ये मेन तीन रीजन है। फिर चौथा है हमारा सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इंडिया में बहुत होता है, या साथ ही साथ में अलग अलग कंट्रीज में भी है इश्यूज। लेकिन सोशल मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है, जो दलित है, या जो अ, पिछड़ा जाति है हमारा, यंग इंक्लूडिंग विमेन्स, चिल्ड्रेन, माइग्रेंट, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा हक नहीं दिया गया है, माइनॉरिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इसके शिकार होते हैं, सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा है डिमांड फॉर चीप लेबर एंड सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज में रहते हैं, और यहाँ पर जो लेबर है वो बहुत चीप है, और सर्विसेज बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। तो इंडस्ट्री सीकिंग लो कॉस्ट लेबर और सर्विसेज समटाइम्स टर्न ब्लाइंड आई टू द एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, परपेचुएटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है किसी किसी को। ऐसे भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं जहां पर 12-12, 16-16 घंटा लगातार काम करवाया जाता है, बोनस भी नहीं दिया जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन ह्यूमन कंडीशन में काम करवाया जाता है, हैजर्डस फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है। जो माइनिंग करते हैं उनका भी ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोग का कंट्री में इतने सारे पॉपुलेशन है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है कि लोग थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी, अपना जान भी दे देते हैं, है ना। तो ये पांचवा रीजन है। सिक्स्थ रीजन है ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, और स्पेशली जो यंग बॉयज़ गर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा इसके विक्टिम्स बन सकते हैं, और बन भी रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, ऑनलाइन में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है, ऐसे वीडियो सर्कुलेट किया जाता है, ब्रेन वॉशिंग होता है। ठीक है, मेकिंग इट इजियर फॉर द ट्रैफिकर्स टू ल्यूर विक्टिम्स थ्रू वेरियस डिसेप्टिव मीन्स। ठीक है, बहुत उनको लुभाया जाता है। फिर जैसे ऑनलाइन गेमिंग एप्स बहुत सारे ऐसे, कि आप ये गेम खेलो, वो खेलो, इस ऐप में आप डाउनलोड करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। उससे क्या होता है, वो एक तरह का जुआ है। उसमें आपको शुरुआत में तो पैसा मिलेगा, फिर बाद में आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे, कुछ रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट क्या होता है इसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद में, जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ में क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है उनपे। तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो ट्रॉमा एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, सबसे बड़ा जो भी विक्टिम होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, जैसे कि वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। फिर उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, और इंडिया में मेंटल हेल्थ पता ही होगा आपको कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, हम लोग उसको सही तरह से ट्रीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। सेकंड इज फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण इनह्यूमन कंडीशन में काम करना, एक्सप्लॉइट होने पे क्या होगा, फिजिकल अब्यूज होता है इसमें, है ना।
विक्टिम्स जो होता है फिजिकल एब्यूज का शिकार होते हैं, नेग्लेक्ट, खाना पीना नहीं मिलता है टाइम पे, लीडिंग टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन एंड लॉन्ग टर्म इंजुरीज, ऐसे बीमारी भी हो जाती है। और मेनली ये कहाँ होता है फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ट्रॉमा, तो ये मेनली जो भी प्रोस्टिट्यूशन जैसे ऑक्यूपेशन में है वहाँ पर उनके जो एसटीडीज होने के, एसटीआईज होने के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण ये सब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ठीक है, उनका हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो जाता है। थर्ड इज द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड राइट। ठीक है, जो भी विक्टिम्स होंगे, ट्रैफिक्ड इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना ऑटोनॉमी, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो खो देते हैं। ठीक है, सोसाइटी ही नहीं मतलब उन पे पाबंदियां लगा देती है। ठीक है, और वो बहुत चुप चुप रहते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन दिन पर दिन और बढ़ते ही जाता है। ठीक है, तो ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है सोशल स्टिग्मा एंड आइसोलेशन। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज्यादा होता है सोशल स्टिग्मा, आइसोलेशन। जो भी सर्वाइवर्स हैं, है ना, जो भी सर्वाइवर्स है उनको बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा फेस किया जाता है। ठीक है, तो मेकिंग इट चैलेंजिंग टू रीइंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी इनटू इवन आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड। ठीक है, जो अगर रेस्क्यू हो भी गए हैं तो उनको सोसाइटी में गलत नज़रिया से देखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई एक बंदा है वो क्राइम किया है। ठीक है, तो क्राइम करने के बाद जेल में वो अपना जेल का जो भी टर्म था वो फुलफिल कर लिया और वो सुधर चुका है। फिर भी उसको सोसाइटी जो है उसको उसी के नज़र से देखेगी, है ना, कि वो एक कैदी है, उसको रीइंटीग्रेट होने नहीं देता सोसाइटी में। उससे क्या होता है, वो फिर से वो क्राइम वैसे करते जाता है। ठीक है, तो वो साइकिल में, उस साइकिल में फंस जाता है और हमारा सोसाइटी और ऐसे लोग ऐसे जनरेट कर रहा है इसी कारण से। ठीक है, तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर पांचवा जो है हमारा ग्लोबल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, ग्लोबल कंसिक्वेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जिस भी कंट्री का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क बन जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का, ड्रग्स कार्टल्स बन जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस, प्रोस्टिट्यूशंस, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंट्री का क्या होगा, इमेज जो है, जो सॉफ्ट इमेज होता है जिसको सॉफ्ट पावर मेनली कहा जाता है, वो डाउन होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमीज, ह्यूमन राइट के जो इश्यूज होते हैं वो डाउन कम होने लगते हैं। उस कंट्री पे ट्रस्ट कम हो जाता है, उसमें टूरिज्म कम होने लगती है ना। तो ये बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली इंडिया में। हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ऑब्वियसली सबको पता पता होगा जीबी रोड, जो कि वो फेमस है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। और वो कहाँ, जो हमारा नेशनल कैपिटल है, न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट से वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, पार्लियामेंट से जस्ट 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये, हमारे नेशनल कैपिटल में। फिर जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन है सोनागाछी, वो भी कहाँ है, इंडिया में ही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारा जो इमेज है वो बाहर के कंट्रीज के सामने बहुत खराब कर देता है, और ये क्राइम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली इम्पैक्ट होती है। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, हम लोग इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है प्रिवेंशन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो इसका इसका जो है वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस से ही इसको ठीक किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स, इन्फॉर्म कम्युनिटीज, स्पेशली द वल्नरेबल्स ग्रुप। ठीक है, तो वल्नरेबल्स ग्रुप जो है विमेन्स, यंग विमेन जो गांव की होती है जिनके पास एजुकेशन नहीं है, फिर ट्राइबल्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गए। ठीक है, ये सबसे बड़े वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। फिर रेज अवेयरनेस थ्रू कैंपेन, वर्कशॉप, मीडिया से मूवीज बनाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाया जा सकता है, जिससे हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं, विजिलेंस, अपने सोसाइटी को अवेयर किया जा सकता है और इंडिविजुअल्स एम्पावर हो सकेंगे। और अगर ऐसा ट्रैफिकिंग होता है तो उन्हें रोका भी जा सकता है। ठीक है, सेकंड वे फॉरवर्ड है हमारा स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क। जो हमारा लीगल, तो ऐसे सारे कानून, नियम कानून बने हुए हैं लेकिन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं। और बहुत हद तक क्या होता है इसमें, इवन द जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इवन द पुलिस जो है या पॉलिटिशियन है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, हम लोग इफेक्टिवली इसको डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर
लेजिस्लेशन अगर लीगल फ्रेमवर्क अगर बहुत स्ट्रिक्ट होगा ना, तो ये केसेस भी कम होने लगेंगे। फिर बेटर प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम्स, हार्शर पेनल्टीज फॉर द ट्रैफिकर्स, ये जो ट्रैफिकर्स हैं उनको चंद पैसा देकर वो छुड़ा लिया जाता है, तो पेनल्टीज बढ़ाया जाए, इवन रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो। तो ये कैसे होगा, जब तक हमारे लॉज में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं उसमें बहुत बड़ा नेक्सस होता है, और जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं या जो भी हमारे एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं मिलती हैं उनको, ठीक है, तो वो आसानी से लड़ भी नहीं सकता है। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी दुरुस्त करना ज़रूरी है। थर्ड इज़ दैट वी कैन सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेट फॉर द विक्टिम्स। रिहैबिलिटेशन होना ज़रूरी है कि अगर हम लोग विक्टिम्स को रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमें विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच लाना पड़ेगा। ठीक है। जिन सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, शेल्टर देना होगा, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द सर्वाइवर्स, उन्हें फिर से सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना होगा। री इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो और जो हमारे सोशल स्टिग्मा है इसको भी दूर करना पड़ेगा। फिर चौथा है हमारा इंटरनेशनल एंड रीजनल कोलैबोरेशन। ठीक है। क्योंकि ये सारे जो क्राइम्स होते हैं ये इंटर कंट्रीज के बीच में होता है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटरनेशनल एंड रीजनल कोलैबोरेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल, इन सब कंट्री से बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है इंडिया में। ठीक है। और वाइस वर्सा भी होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब रोकने के लिए क्या करना होगा, हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा बिटवीन द नेबर कंट्रीज, और साथ ही साथ में अलग कंट्रीज के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन बढ़ सके। फिर रैटिफाई एंड इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे मैंने बताया यूएनसीटीओसी के बारे में, सीडब्ल्यू के बारे में, ये सब प्रोटोकॉल्स को रेटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, टैकल द रूट कॉज। ठीक है। जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्या है, तो वो है पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं है। सारा जो रूट कॉज है यही सारे इश्यूज हैं। अगर जब तक हम लोग इसको डील नहीं करेंगे, हम लोग जब तक अ, लोगों के पास में अगर पॉवर्टी रहेगी हमेशा ही, तो पॉवर्टी रहेगी तो भूख के मारे आदमी कुछ भी करेगा, है ना। आपने सुना होगा पापी पेट के लिए सब कुछ होता है। तो अगर हम लोग इस रूट कॉज को डील कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जो मैंने वे फॉरवर्ड बताया वो भी हम लोग आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज, यंग गर्ल्स, वीमेंस, इन सबको भी अवेयर होना ज़रूरी है, एजुकेशन उनको पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक है। और उनको आ, हो सकता है तो अगर हम लोग अगर उन्हें ट्रेन करें, ठीक है, सेल्फ डिफेंस सिखा सके कि अगर ऐसा होता है तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। फिर कॉम्बैट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन बाय प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये सब से हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जैसे प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेक्सस बना हुआ है बिटवीन द पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे पॉपुलर बिजनेसमैन, इन सबको तोड़ना ज़रूरी है। ठीक है। तब जाके हम लोग इसको आसानी से डील कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। लॉज को इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।